चौपाल में आज आपके साथ में हैं बात करने को कामरेड समर भंडारी और कामरेड जगदीश कुकरेती। जीवन भर संघर्ष के लिए यदि देहरादून में उत्तराखंड में किसी का नाम लिया जाता है तो कामरेड समर भंडारी, और ट्रेड यूनियन में निरंतर संघर्ष करने में एक बहुत संघर्षशील ट्रेड यूनियन नेता का नाम है, वो है कामरेड जगदीश कुकरेती। और आज चौपाल में हम बात करते हैं उत्तराखंड में प्रतिवर्ष आने वाली जो आपदाएं हैं उन पर क्या विचार हमारे दोनों ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए नेताओं के हैं जो संघर्ष से जुड़े हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं कामरेड समर भंडारी से कि अभी ताज़ी आपदा आई है धराली में, उत्तरकाशी में, और उससे पहले रेनी है, 2013 की केदारनाथ की आपदा है, जोशीमठ की आपदा है। उत्तराखंड का आपदाओं से ऐसा नाता रहा है कि जान माल की हानि को रोकने में हम कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। तो सबसे पहले कामरेड भंडारी, आप क्या सोचते हैं उत्तराखंड में आई हुई इन आपदाओं के बारे में? देखिए, आपदा जो ये कह रहे हैं कि सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, सरकार पल्ला झाड़ लेती है इस नाम पर, वास्तविकता ये है कि इसमें बहुत बड़ा रोल मैन मेड है, मानव निर्मित है। और सरकार की जो विकास का डेवलपमेंट का मॉडल है वो विनाशकारी इस पूरे क्षेत्र के लिए साबित हो रहा है। आपने तमाम केदारनाथ, जोशीमठ और अभी हाल की आपदा की बात की है। ये जो चार धाम के लिए जो ऑल वेदर रोड का निर्माण हुआ बड़े पैमाने में, जिसे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसी संकट को देखते हुए एक हाई पावर कमेटी बनाई और उस कमेटी के सदस्य नवीन जुयाल और हेमंत ध्यानी, जिन्होंने 2023 में रिजाइन किया और इस पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया कि इस तरीके के डेवलपमेंट से ये पूरा जो सेंसिटिव क्षेत्र है, बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, हिमालय का ये जो क्षेत्र है, इसमें बड़ा गहरा संकट आने जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं तमाम रिपोर्टों को बाद भी, लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद भी जो विकास का मॉडल है वो वही बना हुआ है। और इस वजह से ये संकट लगातार होते जा रहे हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि मुख्य संघर्ष आज उत्तराखंड में क्या है, जहाँ केंद्रित किया जाना चाहिए, वो है कि प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनता का हक हकूक रहेगा या उसको मुनाफे और लूट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ जो सत्ता पर काबिज रही हैं पिछले 25 सालों में, उनका मुख्य ध्येय प्राकृतिक संसाधनों के लूट में भागीदार बनने का रहा है और उसी को परिलक्षित कर रहा है ये संकट। तो क्या आपका ये मानना है कि 2013 की जो केदारनाथ की आपदा थी उससे किसी भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? अब लगातार निरंतर उसके बाद तमाम आपदाएं बता रही हैं कि सरकार कोई भी सबक लेने को तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कल तक उत्तराखंड राज्य आंदोलन में थे और आज सत्ता पर काबिज हैं, जो दावा करते हैं कि हम राज्य आंदोलन के सिपाही हैं, वो बगलबीर बने हुए हैं लूट के साथ। तमाम बड़े बड़े ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, बजरी माफिया, तमाम लोगों के साथ उनका जो अपवित्र गठजोड़ है और उसी का परिणाम है इस तरीके के मॉडल डेवलपमेंट का जो लगातार उत्तराखंड में जारी है, वो ये दिखा रहा है। और इसका खामियाजा वहाँ की पहाड़ की जो सीमांत पर्वतीय जिले हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। मुख्यतः ये लड़ाई किस लिए थी? ये थी कि सीमांत जो पर्वतीय जिले हैं उनके डेवलपमेंट का सवाल था। लेकिन डेवलपमेंट हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और देहरादून के डेवलपमेंट के जैसा तो नहीं हो सकता।
जो भौगोलिक विशिष्टता और स्थानीय जरूरत है पर्वतीय क्षेत्रों की, उसको केंद्रित करके, यहाँ की इस भौगोलिक स्थिति को केंद्रित करके नीतियों का निर्माण होना चाहिए था, उस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब ट्रेन जा रही है कर्णप्रयाग तक, तमाम टनल खोदी जा रही हैं, विस्फोट किया जा रहा पहाड़ों के अंदर। जो ऑल वेदर रोड को आप देख रहे हैं, चारों तरफ सारी सड़कें बंद हैं। दावा ये किया गया था ये ऑल वेदर रोड हैं। ये बता रहा है कि जो डेवलपमेंट को आप दिखाना चाह रहे हैं वो विनाशकारी साबित हो रहा है, उससे कोई सकारात्मक परिणाम दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगता है अब गंभीरता से सरकारें तो मुनाफे को केंद्रित करके काम कर रही हैं, ये जनता ही फैसला करेगी। राज्य आंदोलन की लड़ाई ऐतिहासिक लड़ी थी, तमाम बलिदान दिए थे। अब इस विनाशकारी नीतियों के खिलाफ भी जनता को उसी तरीके से सड़कों पर निकलना पड़ेगा, तभी राजनीतिक दबाव बनाया जा सकता है। आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो अमेरिका में आज के विज्ञान के युग में अंतरिक्ष से सुनीता विलियम जो कई महीने फंसी रही उसको लाया जा सकता है, और हम इस विज्ञान के युग में क्या अपने ग्लेशियर की कोई स्टडी नहीं कर सकते, अपने बादलों की कोई स्टडी नहीं कर सकते, अपने मानसून की स्टडी नहीं कर सकते? एक तरफ तो वैज्ञानिक स्पेस को जीतने की बात कर रहे हैं, आसमान को जीतने की बात कर रहे हैं, और हम विकास में इतने सैटेलाइट हैं, इसरो है, नासा की भी मदद नहीं ले पा रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं इन तमाम बिंदुओं पर आप ये मानते हैं कि हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है? वो ना तो सैटेलाइट इमेजिंग करा पाया, देखिए, ना कुछ कर पाया। देखिए, मुख्य सवाल राजनीतिक है। राजनीतिक नेतृत्व इतना संवेदनहीन और गैर जिम्मेदार है कि वो तमाम रिपोर्ट जो आई भी हैं, जिन्होंने बताया है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र इतना संवेदनशील है, उसके हिसाब से डेवलपमेंट का मॉडल बनना चाहिए, उस तरीके का विकास होना चाहिए। लेकिन ढिंढोरा पीटना है विकास का, और ये बताना है कि हमने सड़कें चौड़ी कर दी, बड़े बड़े मॉल बना दिए हैं, इस तरीके से हमने उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी जोशीमठ उसका वो है, 4 मंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं जोशीमठ जैसे क्षेत्र में, बड़े बड़े होटलों का निर्माण हो रहा है, और वो डेवलपमेंट धाराशायी दिखा जब हम गए वहाँ जोशीमठ की आपदा के बाद, तो दिखता है कितना विनाशकारी है, सड़कें तक फट गई। ऐसे उसमें हर क्षेत्र की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। अब अगर आप 4 धाम यात्रा के नाम पर ये रिकॉर्ड बताएंगे, इतने करोड़ ने यात्रा करी, इतने टूरिस्ट आए, और बेलगाम कर देंगे, तो उनकी क्षमता, वहन क्षमता उन इलाकों की, पहाड़ी क्षेत्रों की नहीं है, और इसके प्रति कोई सरकार सोचने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान भाजपा सरकार तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से तमाम आचरण कर रही है वो ये दिखा रहा है, वो केवल छाती पीटते हैं जब आपदा आ जाती है, और उसके बाद फिर वही ढर्रा बन जाता है, जिससे ये सारे विनाश सामने दिखाई देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कहें, क्लाइमेट चेंज कहें, वो भी तो इसका कारण हो सकता है। पूरे दुनिया में मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है, अमेरिका में देखिए, लॉस एंजल्स में देखिए, कैलिफोर्निया में देखिए, और आप दूर क्यों जाते हैं, हिंदुस्तान के राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जहाँ कभी बारिश नहीं पड़ती थी वहाँ बाढ़ आ रही है, गुजरात में ऐसी जगहों पे जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ बाढ़ आ रही है। तो क्लाइमेट चेंज भी तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप मान सकते हैं। नहीं, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन उसी के हिसाब से तो आप नीतियों का और डेवलपमेंट का खाका बनाएंगे। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पहाड़ में करोड़ों लोग जाएंगे, चाहे वो धार्मिक आस्था के तहत जाएंगे, चाहे पर्यटन के नाम पर जाएंगे, और सरकार केवल यही बताएगी कि हमने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस बार इतने लोग आ गए, तो मुझे लगता है वो संवेदनशील नहीं है। सारी परिस्थितियां बदली, उनका आकलन करना चाहिए। वैज्ञानिक और जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं है।
लगातार चेतावनी दे रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं सारी, लेकिन उनको अनदेखा किया जाता है और फिर उसी रास्ते पर बढ़ा जाता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा संकट है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, सुझाव जैसा मैंने कहा कि जो यहाँ की भौगोलिक विशिष्टता है और जो स्थानीय ज़रूरत है उस हिसाब से नीतियों का निर्माण करें। अगर आप डेवलपमेंट के नाम पर देहरादून और ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के तरीके के डेवलपमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आपको निश्चित तौर पर पर्यटन को एक सीमित करना चाहिए। जितनी कैरिंग कैपेसिटी यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों की है उस हिसाब से सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे ज़्यादा नए पर्यटक नहीं आएंगे। लेकिन केवल आँख बंद करके उसी रास्ते पर जाएंगे तो ये विनाश के जो घटनाएं हैं वो और तेज़ी से बढ़ेंगी और उसका अंततः खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कामरेड जगदीश कुकरेती से, ट्रेड यूनियन से बड़े लंबे समय से संघर्ष के साथ जुड़े हैं। तो कामरेड कुकरेती जी, आप बताइए कि निरंतर जो आपदाएं उत्तराखंड में आ रही हैं और इसको जान माल की हानि रोकने में हम लोग जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, इस पर आपका क्या सोच है? मैं चौपाल का धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे जीवन में पहली बार एक पॉडकास्ट का जो है मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और चौपाल जो है अपने प्रारंभ से ही इन तमाम समस्याओं के ऊपर और जनता के इशूज़ के ऊपर बड़ी सक्रिय रही है। हालांकि उसका एक राजनीतिक पक्ष जो है जो कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़ता जा कर के। लेकिन आज आपने सवाल बहुत सही उठाए। आपने कहा कि जब साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि हम जो है चांद पे पहुंच गए हैं और गैलेक्सी में जा रहे हैं और टाइम में आगे और पीछे जाने की बात हो रही है, तो हम वहाँ से रेस्क्यू क्यों नहीं कर पाए। दूसरा सवाल आपने ग्लोबल वार्मिंग पे मामले में किया, जो कि बहुत ही मौजूद सवाल था। और आज इतनी एजुकेशन हो गई है कि छोटे से छोटा बच्चा भी पर्यावरण के बारे में अच्छा खासा एक अपना समझ रखता है और वो समझता है कि आज क्यों और कैसे ये सारी विनाशकारी घटनाएं घट रही हैं। अगर उनको भी इस पॉडकास्ट में बिठा दिया जाए तो उसमें किसी पर्यावरण विद की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके सामने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मेरा कहना है कि प्रकृति का जो निर्माण है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं किया। प्रकृति का जो निर्माण हुआ है, सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, वो पदार्थ के जनित अंदर के गुणों के आधार पर उसकी अपनी प्रवृत्ति है और अपनी प्रकृति है उसकी, जिसके आधार पर पूरी सृष्टि का निर्माण हो रहा है। अब उसको हम बांध नहीं सकते, वो तो निरंतर जारी है। जैसे कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराएंगी और ये क्लियर कट घोषणा है कि आने वाले टाइम में जब रिएक्टर पैमाने पे 8-9 पे जाएगा तो बहुत बुरा हाल होगा। नेपाल में भी हम देख चुके हैं, उत्तराखंड में भी हम देख चुके हैं। और हमारा जो पहाड़ है वो दुनिया का सबसे नया पहाड़ है। इस पहाड़ की जो संरचना है प्रकृति ने हाल फिलहाल में की है। अभी ये गारा है और इसको अभी तक यहाँ की चट्टानें जो है ये शिवालिक रेंज है, हिमालयन रेंज है, जो कि जो है बड़ा भरभरा है और बरसात में उसमें भी जो है गिर पड़ सकता है। तो ये सारी समस्याएं हमारी हैं टेक्टोनिक। हमने जब उत्तराखंड आंदोलन के दौरान में हुआ था, जैसे कि अभी कॉमरेड समर भंडारी ने कहा कि जब हम डिमांड करते हैं कि विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति, तो विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति के केंद्र में ये टेक्टोनिक प्लेट भी है, ये ग्लोबल वार्मिंग भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के ग्लेशियर भी हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे को, इसीलिए हमने उत्तराखंड की बात की कि यहाँ का जो नियोजन होगा वो हम अपने ढंग से करेंगे और उनको अपने ढंग से ही करना पड़ेगा, ताकि हम प्रकृति के जो आने वाले संकट हैं उसको जो संभावित विज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं, उनको अनुभव करके हम उसके हिसाब से जो है नियोजन करेंगे। ये हमारी नीति होनी चाहिए। मैं कॉमरेड की एक बात में दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ कि क्यों हो रहा है, जब इतना विज्ञान है, इतने लोग हैं, इतना तमाम है, इतनी साइंस है। सवाल वही है कि हमारा देश जो है अपनी संप्रभुता खो चुका है। आज अमेरिका ने अपने आप को पर्यावरण से अपने आप को अलग कर लिया। एक छोटी सी बच्ची
डोनाल्ड ट्रंप के पास गई और कहने लगा कि हमारी भावी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्लेनेट को सुरक्षित रखिए। अब आप देखिए, हम लोग यहाँ बहस कर रहे हैं और वही अमेरिका जो 98 और 95% और मैक्सिमम जो है पॉल्यूशन करता है, ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है, वो दूसरों के लिए जो है भविष्यवाणी कर रहा है कि आप जो है ये करिए, आप वो करिए, वो डिक्टेट कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो ये पूंजीवादी और जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट है, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, जो निरंतर मुनाफे को निचोड़ लेना चाहता है और उस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके, आज मुख्यमंत्री हो चाहे कोई ग्राम प्रधान हो या ब्लॉक का मेंबर हो या कोई हो, वो सब इसी आधार पे अपना जीवन चुनाव लड़ रहे हैं। उनका गोल एक है कि हम खनन कैसे करेंगे, हम वन की संपदा कैसे करेंगे, हम सड़कों को कैसे खोदेंगे, हम वहाँ पे पानी के जो है नियोजन जो है अनियंत्रित तरीके से कैसे करेंगे। तो उन सबका ही आचरण प्रकृति विरोध है, मानव प्रकृति के विरोध में नहीं खड़ा हुआ है। ये पूंजीवाद जो है, ये पूंजीवाद WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, इनकी जो पोषित नीतियां हैं वो मानव के विरोध में है और अपने दोहन के लिए वो कर रही है। जब ये उत्तराखंड आंदोलन चला तो उस टाइम पे जो हमारी जो एक केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति जिसका आपने उल्लेख किया, तो उन्होंने उस टाइम पे हम लोगों ने बैठ करके एक बात वहाँ पे हमने उनको सलाह दी, जो तत्कालीन यहाँ के मुख्यमंत्री थे। हमने कहा यहाँ पे IIT रुड़की है, हमने उनसे कहा यहाँ BSI है, हमने उनसे कहा यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया है, हमने उनसे कहा कि ये तमाम जो वाडिया इंस्टीट्यूट है और ये सर्वे ऑफ इंडिया है एंथ्रोपोलॉजिकल है, मतलब दुनिया की कोई भी बेस्ट टेक्निक इसरो को छोड़ करके वो ऐसी नहीं है जो कि हमारे उत्तराखंड में मौजूद नहीं हो। हमने वो चिट्ठी लिखी, उनको लिखी कि इनके आधार पर इनको अपनी कमेटियों में शामिल किया जाए, लेकिन उनको शामिल न करके वहाँ पे जो शामिल होते हैं, जो नियोजन करते हैं, उनके ऊपर तो दबाव दूसरा होता है। तो मेरा कहना यह है कि साइंस को दरकिनार करके, मानव समाज को दरकिनार करके अपने पूंजीवाद, अपने हितों की रक्षा कर रहा है और ये विनाश, यहाँ तक भी कहा गया उन्होंने अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कि हम लोग जो है इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, हम लोग जो है हमारा पर्यावरण सही रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी तुम जो है जानवर जो है जंगलों में नहीं ले जाओगे, हमने जानवर जंगल में जाने बंद कर दिए। उन्होंने कहा हम आपको ऑक्सीजन का जो है वो देंगे, रेवेन्यू देंगे कि आप जो है इसको जो है आपको जो है इसका कंपनसेशन देंगे, क्योंकि आप यहाँ डेवलपमेंट तो कर नहीं रहे। जब यहाँ जीरो वो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और हमको आज तक जो है वो बोनस जो है, ग्रीन बोनस जो है हमें आज तक नहीं दिया गया। तो मेरा लबोलवाब कहने का ये है कि प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। भूकंप कब आएगा आप देखिए, उसको पहाड़ कब दरकेगा आप उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और उसको ये पूंजीवादी विकास को एकदम आपको रोकना पड़ेगा। मेरा यही विचार है। तो क्या आपको ये लगता है कि उत्तराखंड में जो अनियोजित विकास है ये इन आपदाओं के लिए जिम्मेदार है? डेफिनेटली। ये पूरी दुनिया में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो आप आज देखिए, आपने उत्तराखंड आंदोलन के बाद उत्तराखंड की बात छोड़िए, देहरादून की जो आपकी जो पूरी वो थी, जो नहरें थी, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया। आपके बगीचे कहाँ गए, आपके अमरूद के बगीचे कहाँ गए, आपके बासमती के खेत कहाँ गए, आपके अमरूद के खेत कहाँ गए, आपके जो है सागौन के और उसके दूसरे जो है वो पेड़ कहाँ गए। कितने भरपूर कटाई हो रही है और हम दोष दे रहे हैं प्रकृति को, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम से लेकर के अब तक जो अनाधुंध कटान हुआ है उसकी वजह से ये सारा जो है संकट, और ये और गहराएगा, इससे आप बच नहीं सकते। अगर यही मोड ऑफ डेवलपमेंट रहेगा तो हमें इसके खिलाफ जो है पूंजीवाद के खिलाफ, और जो केंद्र में व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य में व्यवस्थाएं हैं, जो इसके आधार पे अपनी सत्ता निर्मित करती हैं, हमें उनका भरपूर विरोध करना होगा और अपने इंडिजीनियस तरीके से, जैसे कॉमरेड ने कहा कि हमको अपने जो, अब उसे कहेंगे कि बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस नहीं है। हम भेड़ पालें वहाँ पे, हम दूसरी चीज़ें करें वहाँ पे, हम पशुपालन करें और फल उगाएं, दूसरी चीज़ें उड़ाएं, वो हम करें, लेकिन आज तो रोड पहुँचानी है। जैसे कि कॉमरेड ने वहाँ की बात करी जोशीमठ की, तो हम वहाँ एक दिन रात को ठहरे तो वो प्लास्टिक का जो दरार थी वो दूसरे दिन बढ़ जाती थी, और 180 डिग्री का स्लोप देखिए आप नीचे शहर पे,
अगर सबसे लास्ट में जो है वहाँ पर किसी देवी का मंदिर है, अगर वहाँ पे आप देखिए जिस दिन वहाँ आपदा आएगी, यहाँ तो ये भी आवाज़ मारने की भी जरूरत पड़ गई कि अगर आपको आवाज़ लग जाएगी, जोशीमठ में अगर आपदा आई तो वो सारे के सारे जो हैं उसमें जो है दफन हो जाएंगे। जब शंकराचार्य, खुद इस देश का जो शंकराचार्य है वो हाई कोर्ट में मौजूद है, उसकी ज्योतिर्मठ जो है वो उसमें दरार पड़ी हुई थी। तो सवाल इतना ये जो पूंजीवादी है, अब सवाल क्या है कि हमारे को खड़ा किया जाएगा कि आप पाकिस्तान से लड़ो, हमको खड़ा किया जाएगा कि हम चीन से लड़ें, स्ट्रेटेजी के नाम पे कि हमको सड़कें जो है चीन के बॉर्डर तक पहुंचानी है। उनके साथ निगोशिएशन आप करें, उनसे आप बातचीत करें, उनसे आप कूटनीति करें। हम क्यों किसी के लिए हम सड़कें बना करके वहाँ पर दें, और जो उनसे हमारा नुकसान ही होना है। हमें युद्ध को हमेशा रोकना चाहिए और चीन के साथ लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई तुम्हारी सीमाओं से बाहर निकलो। जो निगोशिएशन हो रहे हैं, जैसे कि आपके राजीव गांधी कम से कम 14 बार चाइना गए, उनके साथ उनकी मीटिंगें हुई, तो उन्हीं जो मीटिंगें हो रही हैं उन्हीं को आधार बना करके डायलॉग और डिस्कशन के आधार पे अपने चारों पेरी में हमारे को हमें अमेरिका के साम्राज्यवाद के दबाव में आकर के कोई भी रणनीतिक चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। वो हमारे पे अपने युद्ध के जो है हथियार वो थोपेगा, हमें लेने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वो भी बहुत बड़ा खतरा पर्यावरण के लिए है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल बात यह है कि मोड ऑफ जो डेवलपमेंट है वो पूंजीवादी है। और पूंजीवादी तो आपको देखिए वो प्रकृति को भरपूर नहीं छोड़ेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, वो कनन को नहीं, वो मिट्टी को नहीं छोड़ रहा है, वो पत्थर को नहीं छोड़ रहा है, बदरी को नहीं छोड़ रहा है, वो किसी चीज को नहीं छोड़ रहा। उसके में उसको आपदा में उसको अवसर मिलते हैं। अब जो वो वहां से जो आपके जो वो आया है मलबा ढह करके आया, बताया गया कि 3 बार पहले उनको बता दिया गया। एक एसपी सती है, कोई उसके जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि हमने इनको 3 बार बता दिया। वो पत्थर बहुत देर से वो रुका हुआ था, हम लोग ये गैस करते रहे कि शायद ये ऊपर से पानी बरसा है और ये फ्लड वो ऊपर से आ गया, जिसे आपका बादल फटना कहते हैं। लेकिन वो घटना हुई नहीं बादल फटने वाली, वो तो वहां पहले से हो रही है। ये कर क्या रहे हैं? हमारे इतने 50 संस्थान हैं, ये कर क्या रहे हैं? इनको बंद कर दिया जाता है, इनकी राय को, इनकी साइंटिफिक एनालिसिस को रोक दिया जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि उमा भारती जी ने कहा था कि तमाम पर्यावरणविदों को, जो तमाम डाटा इनके पास ले जाते हैं सरकार के पास, उनको पद्म श्री दे करके इनका मुंह बंद कर दिया जाता है, उनको मैनेज कर लिया जाता है। जब खुद ही गंगा नमामि की जो अध्यक्षा है, वो मंत्री है, वो ये कह रही है कि हम इन तमाम को जो है मैनेज करते हैं। तो अब यहाँ पे बचा क्या है? आप दुनिया भर के आप सेमिनार करिए, दुनिया भर के करिए, लेकिन मोड ऑफ डेवलपमेंट जो है वही रहेगा। हमारा जो दुश्मन है वो, अब आप देखिए ना, वो बात दूसरी तरफ जा रही है विषय से बढ़ करके। रशिया से तेल आया, अच्छी बात है, हमारी देश है, हम सॉवरेन हैं, हम कहीं से भी तेल लें, हमारी अपनी ईंधन की आवश्यकता हम पूरी पूर्ति करेंगे। वो तेल गया कहाँ? वो तेल गया रिलायंस इंडस्ट्री में, और रिलायंस इंडस्ट्री से वो तेल कहाँ गया? एब्रॉड गया। और पैसा किसने कमाया? रिलायंस ने। हमारे पेट्रोल के ऊपर एक नए पैसे का भी हमारे को बेनिफिट नहीं हुआ है। तो हमारी सॉवरेनिटी कहाँ है? अगर वो 1,40 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ जनता को फायदा पहुंचाते महंगाई के बारे में, दूसरी चीज के बारे में, हमें तो नहीं मिला। तो किसके दबाव में हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो जब सारा अडानी, अंबानी, इन सबको ही देना है, तो यही मोड ऑफ डेवलपमेंट होगा। क्योंकि वहाँ जो आपके जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, वहाँ पे इन्हीं की फाइलें, इन्हीं के प्रोजेक्ट के ऊपर बात होती है। एक हमारे रेड्डी जी हुआ करते थे, थोड़े विकलांग थे, वो, उनको दूसरे दिन मना कर दिया रिलायंस ने कि आप दूसरे दिन यहाँ पे अपने आप पढ़ लें, अपने उसमें आओगे नहीं, अपने मंत्री परिषद में, उनको हटा दिया गया। तो वहाँ पे हम थोड़ी चुनते हैं सरकार, ये एक धोखा है कि हम सरकार चुनते हैं, सरकार चुनने के बाद उनकी गोद में बैठती है, पूंजीवाद के हितों को पूरी तरीके से पालती है, और हम लोगों के लिए आसन संकट जो है, ये जीविका का पड़ा हुआ। ये लोग तो कम से कम 9 लाख आदमी जो है बाहर चले गए विदेश, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो इन्हीं पहाड़ों के बीच में, इन्हीं घाटियों में, इन्हीं मैदानों में, यहीं पे हमको रहना है। तो ये लोग हमारे दुश्मन हैं जो हमारा प्रशासन कर रहे हैं, ये एनिमी नंबर 1 है। तो आज बात तो हम आपदा पे कर रहे थे,
पर हमारे कामरेड कुकरेती जाए तो वैचारिक प्लेटों के संघर्ष में निकल गए। एक बहुत मौजू सवाल है कि उत्तराखंड के 400 गांव जो हैं वो आपदा प्रभावित हैं और आपदाग्रस्त भी हैं, आपदा प्रभावित भी हैं। कभी भी वहाँ बहुत भारी आपदा से जान माल की नुकसान हो सकता है। उनके विस्थापन की मांग बड़े लंबे समय से है और उस विस्थापन के लिए भूमि भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, जल जंगल जमीन तीनों से जुड़ा मसला है 400 गांव को विस्थापित करने का। उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त ने एक मुझे गमला भेंट किया, उसमें छोटा पौधा लगा हुआ था, पता नहीं मेरा बर्थडे था या क्या था। मेरे मन में एक चीज़ कौंध रही थी कि आपके हर्षदेव के जो जंगल हैं वो काटे जा रहे हैं। मैंने आपको देहरादून का एग्जाम्पल दिया, सिर्फ एक शहर का एग्जाम्पल दिया। आपका बचपन यहीं पैदा हुआ और हम आज 78 साल के हो गए। यहाँ पे कितनी तबाही मची हुई है। उस हर्षदेव के जंगल को बचाने वालों के खिलाफ लाखों लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बात क्या है कि वह कोल माइन है नीचे। सवाल एक और भी है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट को सिर्फ जो है कंसंट्रेट किया जा रहा है कि उत्तराखंड में पर्यावरण का क्या होगा। ये आपके हरदेव के जंगलों में हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये झारखंड में हो रहा है, ये सब जगह हो रहा है। अब रही बात विस्थापन की, तो विस्थापन के आपने देखे बड़े बड़े डैम बनाने के बाद अब विस्थापन का क्या हाल है। तो विस्थापन के लिए हम जमीन कहाँ से लाएंगे, और लाना है तो आप उसके लिए पहले सोचें, पहले उनको विस्थापित करें। अब विस्थापन तो एक तरीके से इन लोगों के लिए पैसा और कमीशन खाने के लिए और दुनिया भर का मतलब आपदा में अवसर के रूप में देखा जाता है। ना आदमी घर का अपनी संस्कृति से उजड़ता है, अपने सभ्यता से उजड़ता है, अपने मूल से नहीं उखड़ जाता है और कहीं कभी नहीं रहता। तो मेरा कहना ये है कि ये जो विस्थापन होगा, विस्थापन अब करना पड़ेगा और करना चाहिए, हमारी डिमांड भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवीय पक्ष है कि उनको पहले उनको बसाया जाए। और जो थराली के जो लोग हैं, अब उनके पशु भी थे, उनके जानवर भी थे, उनके मकान भी थे, उनकी गाड़ियां भी थी, वहाँ पे होटल भी थे। आप 5000 का नोट पकड़ा, 5000 का एक उनको वो पकड़ा रहे हो, क्या ये मजाक नहीं है। वो सरकार जो खनन में अरबों खरबों रुपए कमा रही है और तमाम जो न्याय पंचायत के लोग हैं उन्हें खरीद में और फरोख्त में जो है उसमें लगा रही है। कोई कह रहा था थाईलैंड ले गए, कोई कह रहा नेपाल ले गए, कोई कह रहा वहाँ ले गए। दुनिया भर का उनको जो है झोली उनकी भरी जा रही है और हमारे को 5000 रुपये आप देख रहे हो। क्यों आपने बसाया वहाँ पे, क्यों आपने बसने दिया, क्या कारण था? यही था ना विस्थापन। आप स्थापन ढंग से करो ना पहले। मेरा यही कहना है कि उनको विस्थापितों को उनका पूरा उनको मिलना चाहिए और हमारा ये राज्य का ये दायित्व है कि वो उनकी पूरी जो है सुरक्षा करे। संक्षिप्त में कामरेड भंडारी जी से चाहेंगे कि संक्षिप्त में इसको कंक्लूड करते हुए कुछ कहेंगे कि 400 गांव के लिए इतनी ज़मीन कहाँ से लाएंगे इतने बासिंदों के लिए, इसको विस्थापन करने के लिए? सर, उत्तराखंड के पास संसाधन है, मुख्य सवाल है कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। और आपने बताया कि 400 गांव के पुनर्वास का सवाल है। ये आज से नहीं, कई सालों से ये संकट बना हुआ है, लेकिन सरकारें तमाम योजनाओं की घोषणा करती हैं और घोषणाओं को उपलब्धियों के तौर पर प्रस्तुत करती हैं, लेकिन एक इतने बड़े सवाल को अब तक अनदेखा कर रही है सरकार। ये दिखाता है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये शासक वर्ग की पार्टियां हैं, वो कितनी संवेदनहीन हो चुकी हैं। ये तात्कालिक ज़रूरत है कि जो इतने बड़े पैमाने पर गांव जिनके पुनर्वास की तात्कालिक आवश्यकता है, वो निश्चित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर सरकार को इसको तय करना चाहिए। और ये विस्थापन लगातार बढ़ेगा अगर इसी तरीके की जनविरोधी नीतियों का निर्माण करती रहेंगी सरकार। उन्होंने बताया जग्गी भाई ने कि पूंजीवादी डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसका ये परिणाम है। पूंजीवाद बगैर मुनाफे के जीवित नहीं रह सकता है और ये सरकारें भी बेशर्मी पूंजीवाद में डेवलपमेंट का एक मुनाफे के साथ साथ एक सकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन पूंजीवाद का जो स्वरूप नंगा नाच आज दिखाई दे रहा है प्रदेश के अंदर, वो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
और इन नीतियों को बदलना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस तरीके की सरकारें जो उनका वर्ग चरित्र है वो इसे बदल पाएंगी, इस पर मेरा बहुत बड़ा संदेह है। आप अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अंतिम संदेश ये है कि हम लोगों को अब इस स्टेट के ऊपर जो राज्य है ये अपनी जिम्मेदारी में पूर्णतः फेल हो चुका है और बार बार फेल हो चुका है। मैं भंडारी जी की बात के साथ में एक बात जोड़ना चाहूँगा कि पूंजीवाद के अंदर असीम संभावनाएं विकास की होती हैं। अगर आप अपने छात्र जीवन से बचपन से लेकर के आज देहरादून के विकास को देखेंगे तो ये चकाचौंध करने वाला विकास हमारे सामने खड़ा हुआ है कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये इतना विकास ये हो पाएगा, और यही विकास हमारे लिए विनाश का कारण बन चुका है। पूंजीवाद एक बड़ी भारी शरारत ये करता है कि जब वो अपना इंग्लैंड को डेवलप करता है या जब अमेरिका को करता है या जब यूरोप को डेवलप करता है तो उन सारी साइंस के और विज्ञान के तत्वों का जो घालमेल है उनके साथ में सामंजस्य बना करके तब अपने देश का डेवलपमेंट करता है। लेकिन जब व्हेन ही गोज टू द साउथ ईस्ट एशिया, जब वो जाएगा दूसरी दुनिया में जाएगा, जब वो आपके अफ्रीकन कंट्रीज में जब जाएगा, जब आपको वो मिडिल ईस्ट में जाएगा तो वो तबाही कर लेकर के जाता है, सिर्फ मुनाफे को समेटने का काम वो ये करता है। तो वो इस मामले में बड़ा क्लेवर है। अपना डेवलपमेंट तो करो उस तरीके से और दूसरे का डेवलपमेंट करो विनाश है। इसलिए पूंजीवादी विकास और उसके नियंत्रण में है, उसकी गाइडेंस में हो रहा है, इसलिए हमें उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें अपना इंडिजीनियस डेवलपमेंट और विज्ञान की जितनी भी खोज हो चुकी है उसको इंटीग्रेट करके उसका आपस में घालमेल करके उनको डेवलप करके अपना इंडिजिनियस रूप जो है जैसे वो लोग कर रहे हैं अपने लिए हमको भी करना चाहिए। हमें उधार के ऊपर हमारे को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि साहब इसरो का उपयोग कर सकते थे। वो इसरो का उपयोग तभी करेंगे जब वो इसरो भी कह रहा है कि हाँ वहाँ राम सेतु बना हुआ है। अब आप देखिए, मैं नेवी में काम करता हूँ, वहाँ सर्वे होता है रात दिन। 1 लाख सेतु मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो वहाँ जो कैल्शियम रॉक जो बनी हुई है, लेकिन श्रद्धा केंद्र बना हुआ है। तो वो इसरो को कहा कॉमरेड ने कि उसको क्यों नहीं यूज किया गया, क्यों नहीं डॉक्टर सती की रिपोर्ट को माना गया, क्यों नहीं आपने तमाम चीज़ों को जो है वो आपने आपदा से जो है वो लेसन लिया। लेकिन वहाँ गुफा बनाएंगे, वहाँ वो करेंगे और उसका पूरा उन्होंने जो स्वरूप है वो चेंज कर दिया। और एक कमर्शियल, और आज लोग तो बोल रहे हैं कि वहाँ अपना ठेकेदार भी नहीं है, उत्तराखंड का तो ठेकेदार भी नहीं, सब बाहर से लाए जा रहे हैं। तो मेरा कहने का निवेदन ये है कि हमारे को विज्ञान को और अपनी संस्कृति को और अपना तमाम चीज़ जो अपने रीति रिवाज है उनके हिसाब से इंटीग्रेट करके अपना मोड ऑफ डेवलपमेंट करना चाहिए। हमें उनके ऊपर, अपने आकाओं के ऊपर जो आज धमका रहा है, मतलब आप 44 बार में एक बार भी नाम नहीं ले पा रहे हैं, हम उसके सामने क्या मुंह खोलेंगे। वो कहेगा ये खरीदो, खरीद लेंगे साहब, ये करो, वो खरीद लेंगे साहब, वहाँ से तेल लो, ले लेंगे, नहीं लोगे। मतलब वी डोंट, हमारी कोई संप्रभुता नहीं है, हमारी ये कोई सरकार नहीं है। ये दिस इज गाइडेड बाय अडानी, अंबानी, अमेरिका, ये तमाम लोग जो है इनसे गाइडेड है। हम लोग तो सिर्फ जो है कृपा पात्र बने हुए। 80 करोड़ लोग जो है वो 5 किलो का राशन जो है उस पर विस्तृत कर रहे हैं, ना चुनाव जीत रहे हैं। अब चुनाव भी क्या जीत रहे हैं उन्होंने अब तरीका अपना लिया, उसकी भी जरूरत नहीं है, अब आपके वोट की भी उनको जरूरत नहीं है। तो हमें इस सिस्टम के खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा और अपनी जो इंडिजीनियस जो अपना व्यवस्था है उसको उभारना पड़ेगा, जो जनता की होगी, जनतांत्रिक होगी, जो पीपुल्स मूवमेंट के थ्रू खड़ी करनी पड़ेगी और इस सत्ता को उखाड़ना पड़ेगा। मैं कामरेड कुकरेती जी का और कामरेड समर भट्टाचार्य जी का आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने बड़े खुले मन से अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता पर कायम रहते हुए आपदा पे कम विचार प्रकट किए, पर अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उसके द्वारा आपदा के कारणों पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला। मैं चौपाल में आप दोनों मारुतियों का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चौपाल में आज बस। धन्यवाद।